आज दिसंबर 28, 2025 को ईपीएफओ और ईपीएस माइनस 95 से जुड़े दो बड़े अपडेट एक साथ चर्चा में हैं। एक तरफ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर संसद में सरकार का ताजा स्टैंड सामने आया है और दूसरी तरफ ईपीएफओ 3 के तहत पीएफ की आंशिक निकासी वाले नियमों में बड़े बदलावों को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण और रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर आप ईपीएस पेंशनर हैं, प्राइवेट नौकरी से रिटायर हो चुके हैं या अभी नौकरी में और आपका पीएफ कटता है, तो यह जानकारी आपके लिए सीधे काम की है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज ये अधूरी बातों से अक्सर लोग गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और नुकसान भी हो जाता है। सबसे पहले ईपीएस माइनस 95 की न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं। अभी ईपीएस माइनस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 2014 से 1000 रुपए तय है। समय के साथ महंगाई बढ़ी, इलाज और दवाई का खर्च बढ़ा, किराया और राशन महंगा हुआ, लेकिन न्यूनतम पेंशन वही रही। इसी वजह से ईपीएस माइनस 95 पेंशनर्स और उनके संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपए किया जाए और कई संगठनों की मांग 7500 रुपए प्रति माह करने के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की भी है, ताकि पेंशन राशि वास्तविक खर्चों के हिसाब से कुछ हद तक संतुलित हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5000 या 7500 की न्यूनतम पेंशन सच में बढ़ने वाली है या नहीं। इस पर ताजा अपडेट यह है कि 1 दिसंबर 2025 को संसद के विंटर सेशन में ईपीएस माइनस 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की संभावना को लेकर सवाल पूछा गया। सरकार की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में साफ किया कि फिलहाल सरकार के पास न्यूनतम पेंशन को 7500 करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी इस समय सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही है कि अभी प्रस्ताव मौजूद नहीं है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। प्रस्ताव नहीं है का मतलब यह नहीं कि मांग खत्म हो गई या भविष्य में कभी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस तारीख तक सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 7500 करने के लिए कोई औपचारिक योजना या मसौदा सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। इसलिए अगर कोई पोस्ट, कोई वीडियो या कोई मैसेज यह दावा कर रहा है कि 7500 फाइनल है, हो गया, लागू हो गया या इस तारीख से मिलना शुरू हो गया, तो उसे आप तथ्य मानकर न चले। कम से कम तब तक नहीं जब तक आधिकारिक आदेश या स्कीम में संशोधन की सूचना सामने ना आ जाए। सरकार के जवाब में यह भी संकेत आया कि ईपीएस फंड की वित्तीय स्थिति एक बड़ी चुनौती है। सरल भाषा में समझिए, भविष्य में जितनी पेंशन देनी होगी उसके मुकाबले फंड में आने वाले योगदान और रिटर्न को पर्याप्त बनाए रखना आसान काम नहीं है। इसी कारण कौन एक्चुअरियल डेफिसिट यानी अनुमानित देनदारियों के मुकाबले फंड की क्षमता में कमी जैसी बातों का जिक्र होता है। इसलिए जब भी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात आती है सरकार और अक्सर योजना की एक लंबी अवधि की स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी पर जोर देती है और इसी वजह से मांग उठने के बाद भी निर्णय में देरी देखने को मिलती है। अब एक और सवाल जो बहुत से लोगों के मन में है, अगर कभी न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो क्या प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा? जवाब सीधा है, जो भी व्यक्ति ईपीएस माइनस 95 के तहत पात्र है और पेंशन पा रहे है, न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ने पर उसे भी उसी नियम के तहत लाभ मिलेगा। ईपीएस माइनस 95 किसी एक विभाग
या एक कैटेगरी तक सीमित नहीं है। यह मुख्य रूप से संगठित और प्राइवेट सेक्टर के ईपीएफओ मेंबर कर्मचारियों की पेंशन योजना है। पात्रता की बात करें तो सामान्य तौर पर ईपीएस के तहत नियमित पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की ईपीएस मेंबरशिप कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस जरूरी मानी जाती है। जिनका 10 साल पूरा नहीं होता वे कई बार पेंशन के बजाय विड्रॉल बेनिफिट यानी पेंशन अकाउंट में जमा राशि निकाल लेते हैं और उनकी ईपीएस मेंबरशिप वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जिनके 10 साल या उससे ज्यादा पूरे हो जाते हैं वे नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए योग्य बनते हैं। इसलिए अगर आप प्राइवेट नौकरी से रिटायर हैं और आपकी ईपीएस मेंबरशिप पूरी है तो भविष्य में न्यूनतम पेंशन में कोई भी आधिकारिक वृद्धि होने पर उसका लाभ आपको भी मिलेगा। अब सवाल उठता है कि फिर 5,000 और 7,500 की बड़ी खबर इतनी तेजी से क्यों फैलती है। अक्सर लोग 3 चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं, मांग, बयान और संसद में सवाल जवाब, फिर उसी को आर फैसला समझ लिया जाता है। जबकि फैसला तब माना जाता है जब सरकार नियमों में बदलाव का आदेश, स्कीम में संशोधन या आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करती है। मेरे सब्सक्राइबर्स, आपकी सुरक्षा के लिए यह एक नियम बना लीजिए, सरकारी योजना से जुड़े किसी भी लागू हो गया वाले दावे पर तभी भरोसा कीजिए जब वो आधिकारिक दस्तावेज से साबित हो। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, ईपीएफओ 3। यहां आपको समझना है कि ईपीएफओ ने पीएफ से आंशिक निकासी यानी पार्शियल विड्रॉल के नियमों को सरल, एकरूप और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए बड़े सुधार मंजूर किए हैं। उद्देश्य यह है कि जरूरत के समय सदस्य को पैसा जल्दी मिले, नियम कम उलझाऊ हो और साथ ही रिटायरमेंट के लिए एक सम्मानजनक कॉर्पस भी बना रहा है। इन्हीं सुधारों को कई जगह ईपीएफओ 3 कहकर समझाया जा रहा है। अब मैं आपको ईपीएफओ 3 के तहत 11 बड़े बदलाव सीधे सीधे और सरल भाषा में बताता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला बदलाव, पीएफ से आंशिक निकासी के पुराने ढांचे में कई अलग अलग प्रावधान और क्लॉज थे। लगभग 13 तरह के उद्देश्य और नियम बताए जाते थे। अलग उद्देश्य, अलग सीमा, अलग पात्रता और कई बार अलग डॉक्यूमेंटेशन। इसी वजह से क्लेम रिजेक्शन, देरी और कंफ्यूजन बढ़ जाता था। अब इन 13 जटिल प्रावधानों को मिलाकर एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाया गया है और इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: एसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी बीमारी, शिक्षा, जैसे जरूरी काम एक श्रेणी में, घर खरीदना, बनाना, लोन चुकाना दूसरी श्रेणी में और बेरोजगारी, लॉकआउट, आपदा, महामारी जैसी स्थिति तीसरी श्रेणी में। दूसरा बदलाव, अब न्यूनतम सेवा अवधि को एकरूप किया गया है। पहले अलग अलग जरूरतों के लिए सेवा अवधि अलग होती थी और कुछ मामलों में यह काफी लंबी भी होती थी, जिससे लोग जरूरत के समय फंस जाते थे। नए ढांचे में सामान्य तौर पर यह सेवा अवधि घटाकर 12 महीने यानी 1 साल कर दी गई है। मतलब अगर आपकी मेंबरशिप कम से कम 12 महीने की है तो अब अपनी जरूरत के हिसाब से संबंधित श्रेणी में क्लेम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इससे नियम समझना आसान होगा और किस वजह से कितने साल वाली उलझन कम होगी। तीसरा बदलाव, निकासी की राशि की परिभाषा को व्यापक किया गया है। पहले कई स्थितियों में सदस्य को केवल एम्प्लॉय शेयर और उस पर ब्याज तक ही निकासी की अनुमति मिलती थी। अब एलिजिबल बैलेंस की गणना में एम्प्लॉय शेयर के साथ एम्प्लॉयर शेयर और ब्याज को भी शामिल करके निकासी का आधार बनाया गया है। इसका लाभ यह है कि जो प्रतिशत निकासी की अनुमति दी जाती है वह रकम के हिसाब से पहले से बड़ी बन सकती है क्योंकि आधार राशि बढ़ गई है। चौथा बदलाव, 75% तक की निकासी को ज्यादा आसान और तेज बनाया जा रहा है। आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार 75% एलिजिबल अमाउंट अब जरूरत के समय सरल तरीके से निकाला जा सकेगा और अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन व अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करने की दिशा में प्रक्रिया को
स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, मतलब सदस्य को बार बार अलग अलग कागजों के लिए परेशान न होना पड़े और प्रोसेसिंग पारदर्शी व तेज हो सके। पांचवा बदलाव, एक मिनिमम बैलेंस रूल लाया गया है। बार बार निकासी के कारण बहुत से सदस्यों का पीएफ बैलेंस रिटायरमेंट के समय बेहद कम रह जाता था, जिससे कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता और रिटायरमेंट सुरक्षा कमजोर होती है। इसी कारण यह व्यवस्था बताई गई है कि सामान्य परिस्थितियों में कुल जमा का कम से कम 25% हिस्सा खाते में बना रहना चाहिए। उद्देश्य यह है कि रिटायरमेंट के समय एक सुरक्षा कवच रहे और पैसा लंबे समय में बढ़ता भी रहे। छठा बदलाव, बेरोजगारी की स्थिति में निकासी का नियम स्पष्ट और व्यावहारिक किया गया है। अब बेरोजगार होने पर सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है और इस 75% में एम्प्लॉयर शेयर और ब्याज जैसी राशि शामिल मानी जाती है। बाकी 25% हिस्सा 12 महीने यानी 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद निकाला जा सकता है। मतलब तत्काल जरूरत के लिए बड़ी राहत, लेकिन पूरा कॉर्पस एक साथ खत्म न हो, यह संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। सातवां बदलाव, प्रीमच्योर फाइनल सेटलमेंट यानी पूरी रकम निकालने के नियम में भी सख्ती और संतुलन की बात सामने आई है। उद्देश्य यह है कि लोग जल्दबाजी में अपना पूरा पीएफ खत्म न कर दें और रिटायरमेंट की सुरक्षा न टूटे। इसी वजह से कुछ मामलों में फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 12 महीने तक बढ़ाने जैसी व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, ताकि हड़बड़ी में अंतिम निकासी न हो। साथ ही विशेष परिस्थितियों में जैसे 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट, स्थायी अक्षमता, काम करने में असमर्थता, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटियर ई रिटायरमेंट या भारत छोड़कर स्थायी रूप से जाना, इन जैसे मामलों में पूरे बैलेंस की निकासी की अनुमति भी नियमों के अंतर्गत बताई गई। आठवां बदलाव, शिक्षा के लिए निकासी को ज्यादा लचीला बनाया गया है। पहले शिक्षा और विवाह जैसे उद्देश्यों के लिए निकासी की संख्या या सीमित थी और कई परिवारों को बार बार जरूरत पड़ने पर परेशानी होती थी। नए ढांचे में शिक्षा के लिए निकासी की अनुमति को बढ़ाकर 10 बार तक किया गया है। इससे बच्चों की पढ़ाई, कोचिंग, स्किल अपग्रेडेशन या अन्य शिक्षा संबंधित खर्चों में सदस्य को ज्यादा सुविधा मिल सकती है। नौवां बदलाव, विवाह के लिए निकासी की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब शादी के खर्चों के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। यह बदलाव उन परिवारों के लिए राहत बन सकता है जिनके यहां एक से ज्यादा विवाह संबंधित जिम्मेदारियां आती है। ध्यान रहे, यह सुविधा कैटेगरी और पात्रता शर्तों के अनुसार ही लागू होगी, इसलिए आवेदन करते समय संबंधित नियम जरूर जांचें। 10वां बदलाव, ईपीएस यानी पेंशन अकाउंट से विड्रॉल बेनिफिट निकालने के नियम में बड़ा बदलाव बताया गया है। बहुत से लोग नौकरी बदलते ही या नौकरी छूटते कुछ ही समय में पेंशन अकाउंट की जमा राशि निकाल लेते थे, जिससे उनकी ईपीएस मेंबरशिप खत्म हो जाती थी और आगे की पेंशन का अधिकार भी चला जाता था। अब पेंशन लाभ की निरंतरता को बढ़ावा देने और सदस्य को 10 साल की पात्रता पूरी करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह प्रावधान बताया गया है कि पेंशन अकाउंट की जमा राशि निकालने के लिए 36 महीने यानी 3 साल तक की प्रतीक्षा अवधि रखी आ सकती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 58 वर्ष की उम्र में मिलने वाली पेंशन पर इन बदलावों का असर नहीं पड़ता, यानी जो व्यक्ति 10 साल की ईपीएस मेंबरशिप पूरी करके पेंशन के योग्य है, उसकी पेंशन पात्रता मूल रूप से सुरक्षित रहती है। 11वां बदल, आओ पूरी प्रक्रिया को डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाने पर जो है, नियमों के एकीकरण से क्लेम फाइल करना आसान होगा, रिजेक्शन और देरी कम होने की संभावना बढ़ेगी और ट्रैकिंग बेहतर होगी। लेकिन इसके लिए सदस्य की तरफ से भी कुछ बुनियादी चीजें सही होना जरूरी है। युवा एक्टिव हो, आधार और केवाईसी अपडेट हो, बैंक अकाउंट और आईएफएससी सही हो, नाम जन्म तिथि में कोई गलती न हो और मोबाइल नंबर अपडेट हो, ताकि ओटीपी और वेरिफिकेशन में समस्या ना आए।
जैसे जैसे प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल होगा, सही केवाईसी का महत्व और बढ़ेगा। अब एक जरूरी बात, ईपीएफओ 3, सुनते ही बहुत लोग यह मान लेते हैं कि सारे नियम आज से हर जगह लागू हो गए। व्यवहार में ऐसा नहीं होता। नीति स्तर पर मंजूरी, सर्कुलर, सॉफ्टवेयर अपडेट, फील्ड ऑफिस को दिशा निर्देश और सिस्टम में बदलाव, सबके बाद ही किसी नियम का लाभ हर सदस्य तक पूरी तरह पहुंचता। इसलिए अगर आपको किसी कैटेगरी में तुरंत वही अनुभव न मिले जो खबरों में बताया जा रहा है तो घबराइए नहीं। अपने यूएन पोर्टल आधिकारिक ईपीएफओ अपडेट या ईपीएफओ ग्रीवांस पोर्टल पर जाकर स्थिति देखें और आज आधिकारिक निर्देशों के हिसाब से ही कदम उठाएं। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अब कुछ बहुत प्रैक्टिकल सलाह। एक, ईपीएस माइनस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग मजबूत है और मुद्दा संसद में उठ भी चुका है, लेकिन 1 दिसंबर 2025 के जवाब के अनुसार फिलहाल 7,500 करने का कोई सरकारी प्रस्ताव नहीं बताया गया है। इसलिए उम्मीद रखें, लेकिन एंड फाइनल हो गया जैसी बातों से बचें। 2, अगर आप ईपीएफ मेंबर हैं और निकासी की जरूरत पड़ती है तो नए नियमों की सुविधा का फायदा लेकिन 0.5% बैलेंस बचाने वाली सोच का सम्मान करें, क्योंकि यह आपके रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए है। 3, कोई भी क्लेम करने से पहले अपना केवाईसी, यूएन, बैंक डिटेल और नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, क्योंकि ज्यादातर देरी और रिजेक्शन इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अपडेट्स आपको आगे भी साफ, सरल और तथ्य आधारित तरीके से मिलते रहें तो सब्सक्राइबर बने रहिए और यह जानकारी उन दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों तक जरूर पहुंचाइए जो प्राइवेट नौकरी में है या ईपीएस माइनस 95 पेंशनर है। सही जानकारी समय पर मिल जाए तो बहुत सारे नुकसान और गलत फैसलों से बचा जा सकता है, खासकर तब जब कोई गलत सलाह देकर आपको पेंशन या पीएफ के अधिकारों से दूर कर दे। अंत में सार यही है, ईपीएस माइनस 95 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार चल रही है, लेकिन संसद में 1 दिसंबर 2025 को दिए गए जवाब के अनुसार फिलहाल 7,500 करने का कोई प्रस्ताव सरकार ने नहीं बताया। दूसरी तरफ ईपीएफओ 3 तहत आंशिक निकासी के नियमों को सरल करके 13 जटिल प्रावधानों को 3 श्रेणियों में समेटना, न्यूनतम सेवा अवधि को 12 महीने करना, एलिजिबल बैलेंस में एम्प्लॉयर शेयर को शामिल करना, 75% निकासी की सुविधा को आसान बनाना, 25% बैलेंस रिटेन करने का नियम बेरोजगारी में, 65% तुरंत और बाकी 25% 1 साल बाद निकालने का ढांचा, शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी की अनुमति और पेंशन अकाउंट निकासी के लिए 36 महीने वाला बदलाव, ये मुख्य बिंदु है जिनकी वजह से यह अपडेट बड़ा माना जा रहा है। धन्यवाद।